सो हाय, दिस इज़ उज्ज्वल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो शुरुआत करते हैं एटॉमिक नंबर के साथ। तो समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सपोज करो कि हमारे पास कोई एक एटम है, ठीक है। ये क्या हमारे पास एक एटम है और एटम के अंदर क्या होते हैं? एटम के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा? कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये हमारा एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो वो कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो भाई जो हमारा न्यूट्रॉन था वो उस पर तो वो क्या था हमारा? वो तो हमारा न्यूट्रल था, मतलब उस पर कोई भी हमारा चार्ज नहीं था। बट जो हमारा प्रोटॉन होता है वो क्या होता है? वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है हमारा कि द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस कैरिड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। और उस एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल होता है जेड। अगर हम इसे सीधी सीधी भाषा में कहें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स ही क्या थे? हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। सो द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस कैरिड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। अगर किसी एटम में 2 प्रोटॉन है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 होगा। यदि किसी एटम में 3 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। मतलब एटम में हमारे जितने प्रोटॉन्स होंगे उस एटम का एटॉमिक नंबर वही होगा। जैसे हमारा लिथियम है, लिथियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 3 होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो भी 3 होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 3 है, प्रोटॉन भी 3 है। मतलब लिथियम के पास हमारे प्रोटॉन कितने हैं? 3 है ना। तो जो लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा वो भी क्या होगा? वो 3 होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अभी हमने देखा कि एटॉमिक नंबर, जो हमारा एटॉमिक नंबर जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। जब हमारा एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है और हमारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के भी तो इक्वल होगा ना। क्योंकि हमारे पास किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हमारे प्रोटॉन थे। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम के अंदर वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास क्या है? सोडियम है।
सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, और इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं वो भी 11 होते हैं। तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, हमने देखा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितने हमारे पास 11। तो जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा 11। और इस चीज़ में हमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा ये वाली चीज़ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये चीज़ तो हमारी ऑलवेज ट्रू है कि अगर किसी भी एटम में x प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी x ही होगा। बट ये चीज़ हमारी ऑलवेज ट्रू नहीं होने की, ये क्या होगा, ये नॉट ऑलवेज ट्रू। भाई जो हमारे एटॉमिक नंबर हैं वो प्रोटॉन के तो हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होगा। मतलब हम हर बार ये नहीं कह सकते किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को देखकर कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या है एटॉमिक नंबर है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया हो या फिर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से लूज कर दिया हो। जैसे सपोज करो हमारे पास सोडियम है Na+, इसमें क्या काम करा था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया था, इस सोडियम प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया था, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर अब भी क्या है, अब भी 11 है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो 10 बचे हैं, जो प्रोटॉन है वो क्या है 11। तो अब हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे कि प्रोटॉन कितने हैं, इसलिए ये चीज़ ऑलवेज ट्रू होगी। तो वही हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमें ये देखना पड़ेगा कि इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर हमारे ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। सम ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नोन एज मास नंबर। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है हमारा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, इसका सिंबल होता है ए। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा मास नंबर होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है और हमारे जितने न्यूट्रॉन है उन दोनों को आप ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू होगी वो क्या होगा हमारा, वो वैल्यू हमारी मास नंबर कहलाएगी। तो भाई हमने इस लेक्चर में दो चीज़ पढ़ी, एक तो था हमारा एटॉमिक नंबर और एक हमारा मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हमारा मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, और हमारा एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी तो लिख सकते हैं। तो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इसकी नंबर ऑफ प्रोटॉन के प्लस पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ, मतलब कितने एटॉमिक नंबर क्या हो एटम का, और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारा मास नंबर का फॉर्मूला ये भी बन गया और मास नंबर का फॉर्मूला हमारा ये भी हो गया। तो सपोज करो अगर हमें कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने पड़ जाए किसी भी एटम के अंदर, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि हम ये हमारा ए और इस जेड को हम ले आएंगे इधर माइनस में, और इधर क्या बचेगा हमारा, इधर क्या बचेगा हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, ए माइनस जेड। ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया हमारा, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला। इससे हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
तो अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को उसके मास नंबर और उसके एटॉमिक नंबर के साथ हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं सिंबल ऑफ द एलिमेंट। हम कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं एक्स। सपोज करो हमने एक एलिमेंट एक्स ले लिया। अब हम देखते हैं कि हम उसको उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास ये एक एलिमेंट एक्स है, तो उस एलिमेंट का जो हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं वो तो लिखते हैं यहाँ पर, और हम मास नंबर लिखते हैं वो लिखते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है उस एलिमेंट का मास नंबर, और ये क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर। तो जैसा हमारा एग्जाम्पल है लिथियम, तो जो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। तो 3 को लिखेंगे हम इस जगह पर, और लिथियम का जो हमारा मास नंबर होता है वो होता है हमारा 7। हम इस तरीके से एक एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज करो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आपको किस प्रकार दे सकता है, इसका यूज़ किस प्रकार करना है। वो आपको एक एलिमेंट दे देगा इस प्रकार Na, और यहाँ पर लिख देगा वो 11, और यहाँ पर 23 लिखा हुआ है। अब वो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भाई इसका आप हमें एटॉमिक नंबर बताओ कितना होगा, और इस एलिमेंट का हमें मास नंबर बताओ कितना होगा। तो हम यहाँ से साफ साफ देख कर बता सकते हैं कि हमें पता है कोई भी एलिमेंट है उसका हम एटॉमिक नंबर तो नीचे लिखते हैं और मास नंबर ऊपर लिखते हैं। तो जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या हमारा 11, तो हमारा इसका जो एटॉमिक नंबर हो गया वो क्या हो गया हमारा 11, और इस एलिमेंट का जो हमारा मास नंबर हो गया वो क्या हो गया हमारा 23। तो हमारा मास नंबर क्या हो गया इसका 23। तो अब हम जान चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो अब करते हैं हम इस चीज़ के ऊपर एक न्यूमेरिकल। हमें यहाँ पर एक लिथियम दिया हुआ है, ठीक है, लिथियम, और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार लिखा गया है Li 3 और 7। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आपको फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और हम इस क्वेश्चन में लिथियम के बताने कि लिथियम के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं। तो हम इस सिंबल को देखकर ये बता सकते हैं कि इस लिथियम के अंदर हमारे पास किसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है Z, वो कितना है हमारा 3, और जो हमारे पास इसका मास नंबर है वो कितना है हमारा 7। बट हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमने अभी क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा A माइनस जेड, कि नंबर ऑफ हमारे पास मास नंबर में से हम क्या घटा देंगे एटॉमिक नंबर घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो हमने इस चीज़ को ड्राइव कैसे किया था पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। हमें पता था कि जो हमारा मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही क्या होते हैं वही हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं। मतलब हमारे एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है प्रोटॉन के इक्वल होता है। इसलिए हम मास नंबर को क्या लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं अपने। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया हमारे A माइनस जेड।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर लेंगे हम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया हमारे पास, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है हमारे पास इसका 7, और हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ चुके 4। तो इस प्रकार हम अपने न्यूट्रॉन के नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपसे एग्जाम में वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले तो भी आप बता दोगे। अगर वो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले आप उसको भी बता दोगे, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी बता दोगे और मास नंबर भी बता दोगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप बता दोगे। सबसे बेहतर होगा कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। लर्न इट। तो हम इस लेक्चर में जाते जाते एक फैक्ट और जान लेते हैं। तो हमारा फैक्ट क्या है, द होल मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू न्यूक्लियस। तो ये बता रहे हैं कि हमारे एटम के अंदर एटम का जितना भी मास होता है वो किसके कारण होता है, वो न्यूक्लियस के कारण होता है। मतलब जो एटम का ज़्यादातर मास होता है ना वो उसके न्यूक्लियस के कारण होता है। तो सपोज करो हमारे पास एक एटम है और इस एटम के अंदर इतना सा हमारा क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या हमारा न्यूक्लियस, और ये इतना बड़ा क्या हमारा एटम। एटम इतना बड़ा है और इस एटम के अंदर न्यूक्लियस इतना छोटा है। इतने छोटे से होने के बावजूद भी इसका जो एटम का मास है वो इस न्यूक्लियस की वजह से ही है। क्योंकि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, वो होता है नंबर प्रोटॉन होते हैं, और क्या होता है हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते रहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मास होता है वो हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और जो हमारा प्रोटॉन का मास होता है वो करीब करीब इक्वल होता है न्यूट्रॉन के मास के, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो इन दोनों के मास के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। वो करीब करीब टेंड्स टू 0 होता है, मतलब बहुत ही हम इसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, करीब करीब 0 मान लेते हैं। इसलिए जो एटम का मास होता है वो सारा न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। जो हमारा ये न्यूक्लियस है ये एटम के अंदर इतना छोटा होता है कि सपोज करो हम एक स्टेडियम के अंदर फुटबॉल रख दें। सपोज करो हमारे पास क्या है, एक फुटबॉल स्टेडियम है। इस फुटबॉल स्टेडियम को तो आप मान लो एटम, और इस स्टेडियम के अंदर अगर मैं एक छोटी सी फुटबॉल रख दूं, फुटबॉल, तो वो फुटबॉल क्या होगी बनी मेरी, वो फुटबॉल न्यूक्लियस होगी। तो आप देख सकते हो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। जैसे कि एक स्टेडियम के अंदर एक फुटबॉल, तो ऐसे ही हमारा एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। उसके बावजूद भी जो एटम का मास होता है, सारा जो मास होता है किस चीज़ का, एटम का, वो किसके कारण होता है, वो हमारा न्यूक्लियस के कारण होता है। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और इन लेक्चर्स को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।